केमिकल काइनेटिक्स यूनिट जो है हमारी, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, थ्योरी और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमको अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चंस हों 12th में, या फिर हम मान लें इसमें आपका आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मेडिकल में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो उनकी एक कंबाइंड प्रैक्टिस हम लोग करते हैं यहाँ पर। आज सबसे पहले हम अर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन के 4 फॉर्म मैंने आपको बताए हुए हैं वहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म जो हम लोगों ने सीखा था वो था k = a e⁻⁻ क्लियर। k = a e⁻⁻ ये था फर्स्ट फॉर्म अर्हेनियस इक्वेशन का। सेकंड फॉर्म हम लोगों ने देखा था वहाँ पर log k = log a minus e/2.303 RT। क्लियर। k is rate constant and a is frequency factor। थर्ड जो मैंने वहाँ पर आपको फॉर्म बताया था, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर यदि आपको कंपेयर करना है तो log k2/k1 = EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। क्लियर। ये एक और फॉर्म था वहाँ पर अर्हेनियस इक्वेशन का। और फोर्थ फॉर्म हमने देखा था इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हमने इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इस प्रकार से एक ग्राफ आप लोगों ने वहाँ पर बनाया था। इस ग्राफ में इस एक्सिस पर आया था log k, यहाँ आया था 1/t, ठीक। और जो स्लोप था स्ट्रेट लाइन का नेगेटिव स्लोप था और स्लोप इक्वल टू था -EA/2.303 R, ठीक। तो ये 4 फॉर्म में आप लोगों को बता चुका था अर्हेनियस इक्वेशन के। और अब इनके ऊपर हमें कंबाइंड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बन सकते हैं या बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है आपके सामने। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है The rate constant of a reaction is 1.2 × 10⁻³ second inverse at 30 degrees Celsius and 2.1 × 10⁻³ second inverse at 40 degrees Celsius. Calculate activation energy। ठीक। 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। K1 = 1.2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और उस समय टेम्परेचर है 30, यानी 273 + 30 करना पड़ेगा क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में चेंज करिए। एंड सेकेंड आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट वहाँ पर 2.1 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स और सेकेंड टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है आपको 40 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 + 40। क्लियर है। ये 2 अलग अलग टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं। अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, 2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट हैं। तो तुरंत पिक्चर क्लियर हुई कि फार्मूला लगना चाहिए log k2/k1 = EA/2.303 R T2 - T1/T1 T2। इज इट क्लियर। ठीक। आगे अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा, ठीक। K2 की वैल्यू रख दीजिए 2.1 × 10⁻³ K1 1.2 × 10⁻³ EA/2.303
R। यदि आप जूल में मेजर करना चाहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जनरल जो यूनिट होती है वो जूल ही है, जूल में ही मेजर करें। यदि जूल में आप एक्टिवेशन एनर्जी को मेज़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको R की वैल्यू रखना चाहिए 8.314, और यदि कैलोरी में मेज़र करना चाहते हैं तो सीधे 2 रख दीजिए। एक्चुअल तो 1.99 होता है लेकिन 2 रख सकते हैं आप उसे, तो 8.314 T2। T2 कितना आ रहा है, तो T2 आ रहा है यहाँ 313 माइनस 303 अपॉन 303 इंटू 313। ठीक, उठा करके सॉल्व कर लेंगे आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये log 21/12 बन रहा है, और log 21/12 आपको सॉल्व करते आता है। ठीक है ना, 21/12 यदि है तो इसको मैं अलग से सॉल्व करना आपको बता देता हूँ। ये log 21/12 बन रहा है आपके पास। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यदि आप, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दीजिए, 4 एंड 7। ठीक, तो log 7 माइनस log 4 की वैल्यू पुट करिए और डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी को आप मेज़र कर लेंगे। क्लियर, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलिए सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 to 37 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये बोल रहे हैं टेम्परेचर 27 से 37 हुआ तो रेट डबल हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करिए। फिर से समझने की कोशिश करिए, आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं। फर्स्ट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 प्लस 27 मीन्स 300 केल्विन, और सेकंड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 37। ठीक, तो 273 प्लस 37 मतलब हो गया 310 केल्विन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि के को आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो और के को ही हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलना है। ठीक, तो रेट रिएक्शन डबल हो गई है मीन्स K2 इज इक्वल टू 2K1। रेट डबल हो गई है मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, यहाँ पर 2K1 हो गया है। इज इट क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है, कर लेंगे सॉल्व। 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक, और 2 रेट कांस्टेंट हैं। तो अब जो वैल्यूज़ चेंज होनी है देखिए उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपका K2 आ गया 2K1, K1 को एज इट इज़ रहने दीजिए। ये कैलकुलेट करना है 8.314 एंड 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310। ठीक, log 2 की वैल्यू रख देंगे उठा करके यहाँ पर 0.3010। सॉल्व करिए, आंसर आएगा आपका। इज इट क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन, बढ़िया। चलिए, तो ये नोट हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 50 मिनट at 300 Kelvin and same reaction complete 50% in 25 minute at 350 Kelvin। ठीक, 2 अलग अलग आपको क्या दिए हुए हैं, टेम्परेचर दिए हुए हैं। ठीक है ना, और उनके आपको हाफ लाइफ पीरियड दिए हुए हैं। समझिए बात को। ठीक, तो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं और साथ में 50% कंप्लीशन का मीनिंग है कि क्या दिया हुआ है हमें, उन्होंने हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। ठीक, अब हाफ लाइफ पीरियड यदि दिए हुए हैं तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, T1 और T2 यहाँ पर लिख देता हूँ। T1 आपको दिया हुआ है 300 केल्विन और T2 आपको दिया हुआ है 350 केल्विन। ठीक है, T1 और T2 दिए हुए हैं 300 एंड 350 केल्विन। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि
फर्स्ट जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 50 मिनट्स, मीन्स K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ कितना आ जाएगा 50, एंड K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, दूसरा टी हाफ कितना दिया हुआ है आपको 25 दिया हुआ है। आ रही है बात समझ में? ठीक, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला, लेकिन इस बार किस फॉर्म में दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, K2 बाई K1 है यानी 0.693 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 50। बाकी सब कुछ तो भाई एज इट इज़ ही है। ठीक है ना, ये आप सारी की सारी वैल्यूज़ वैसी ही पुट कर रहे हैं, उठा के सॉल्व कर लीजिए। ये फिर से आ गया है आपका क्या, log 2। तो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर वैरायटी बन गई। इसके पहले जो क्वेश्चन किया हुआ था आपने बिल्कुल उसके जैसे हो जाएगा सॉल्व, सभी से बन जाएगा। गुड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए ध्यान से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 94.14 किलो जूल पर मोल एंड रेट कांस्टेंट इज इतना इतना। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने को बोला है, मींस ए कैलकुलेट करने को बोला गया है इस न्यूमेरिकल के अंदर। और यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर सिंगल टेम्परेचर दिया हुआ है और सिंगल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब सिंगल टेम्परेचर और सिंगल रेट कांस्टेंट दिए जाते हैं तो फिर हमें जो आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्म यूज़ करना होता है वो होता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इस फॉर्म को हम लोग यूज़ किया करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के। ठीक है ना, तो अब आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। रेट कांस्टेंट दिया है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -1, मीन्स K की वैल्यू दी हुई है आपको 1.8 इंटू 10 पावर -1। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मीन्स A आपको कैलकुलेट करना है, माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 94.14 किलो जूल पर मोल। तो 94.14 किलो जूल है, उसे जूल में ज़रूर से कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इंटू 10 पावर 3 करके अपॉन 2.303 जूल में है तो R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर यहाँ आपको दिया हुआ है 313 केल्विन। ये हो गया, क्लियर है बात? ठीक है ना। log 18 इंटू 10 टू दी पावर -2 यहाँ पर बनेगा। log 18 आपको सॉल्व करने आता है, कई तरीकों से कर सकते हैं, log 2 प्लस log 6 से कर सकते हैं। ठीक है ना, या log 3 प्लस log 6 से कर सकते हैं, या log 2 प्लस log 9 से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन में एक बात छोटी सी आपको ध्यान रखना है कि जनरली एंटी लॉग की वैल्यू गिवन रहेगी, एंटी लॉग की वैल्यू गिवन रहेगी या लॉग चार्ट आपको दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आपके पास आ जाएगा log A इज इक्वल टू समथिंग XYZ, कुछ भी आया यहाँ पर, है ना। पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर कैलकुलेटर से अभी, तो यहाँ पर ये आपके सामने एक वैल्यू आ गई है, मान लीजिए XYZ कुछ भी आया और कैलकुलेट करना A, तो A इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग आप करेंगे और 1 अपॉन लॉग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एंटी लॉग, तो A इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ X। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आती है उसका आपको एंटी लॉग यहाँ करना है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना। और एंटी लॉग की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी हुई जाएगी यदि आप कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं तो। 12th की बात कर रहे हैं तो आपको हो सकता है वहाँ पर लॉग चार्ट अवेलेबल करवाया जाए। अब मान लीजिए ना वैल्यू दी हुई है और ना लॉग चार्ट दिया हुआ है और हम 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो फिर क्या किया जाए?
तो फिर भाई कोई मैथमेटिकल टूल्स हो तो आप निकाल लो एंटी लॉग की वैल्यू, नहीं तो बस इतना करके छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को, बस इतना करिए और यहीं के इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 5th क्वेश्चन आ रहा है। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ, इथाइल आयोडाइड का डिसोसिएशन है और इथाइल आयोडाइड के डिसोसिएशन के लिए रेट कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है और फिर पूछ रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दी हुई है, रेट कांस्टेंट एक आपको दिया हुआ है और सेकंड आपको मेजर करना है, ठीक। तो क्या किया जाए, क्यों ना मैं सीधे इक्वेशन लगा दूंगा, log K2 by K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर है ना, ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और 700 पे पूछा गया है, ठीक। तो 700 पे पूछा गया है, मीन्स K2 आपको निकालना है और K1 आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁵, EA 2.303, EA की वैल्यू 209 किलो जूल पर मोल दिए, तो 209 इंटू 10⁻3 2.303 इंटू 8.314, ठीक। और T2 T1 700 माइनस 600 अपॉन 600 इंटू 700। क्लियर है बात, ठीक। क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, अभी तो बताया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही बात बोली हुई है, पूरा इस बात को सॉल्व करिए आप यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे लॉग को नीचे ले जाना, तो 1/log यानी एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक। एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। इन केस यदि आपको वहाँ पर एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है, तो यदि एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है, 12th की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप क्वेश्चन को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे एंटी लॉग तक सॉल्व करके, ठीक। लिख देना वहाँ पे कि इन्होंने लॉग चार्ट भी नहीं दिया हमको और एंटी लॉग की वैल्यू भी नहीं है गिवन। लॉग होता तो बात अलग थी, लॉग की वैल्यू हमको निकालते आती है, मैंने सिखाया भी है आपको 11th क्लास में log 1 से लेके log 1000 तक की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती हैं, ठीक। लेकिन एंटी लॉग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंटी लॉग में एक ज़रूर ट्रिक होती है, जैसे मान लीजिए आपको आ गया एंटी लॉग ऑफ समथिंग, कुछ दिया हुआ है 2.15 ऐसा दिया है एंटी लॉग, तो कंफर्म जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 के ऊपर 2 की पावर आएगी। एंटी लॉग ऑफ 10.57 ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मालूम मुझे कि 10.57 का क्या आएगा एंटी लॉग की वैल्यू, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 के ऊपर 10 की पावर जरूर रहेगी। समझ रहे हैं बात को, ठीक। जैसे आपको दिया हुआ है एंटी लॉग ऑफ 17 पॉइंट कुछ, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 के ऊपर 17 की पावर जरूर रहेगी, ठीक। तो ये भी एक ट्रिक होती है पहचानने की, यदि आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो। क्लियर है बात, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, लॉग को नीचे पहुंचा देंगे, एंटी लॉग बना डालेंगे उसको आज सुबह। क्लियर है बात, ठीक। चलिए कितने क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, 5-6 क्वेश्चंस आपको बता दिए। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक। और ये क्वेश्चन देखते से बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए आपकी, यदि थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ गया है आज जी। क्वेश्चन दे रहा है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर log k and 1/t and a straight line of with a slope -6670 Kelvin is obtained, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बताओ इससे ज़्यादा टिपिकल जीवन में कुछ मिलेगा क्या, हैं? थोड़ी भी पढ़ाई करते हो तो log k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाओगे और स्लोप आप लिख दोगे -EA अपॉन 2.303 R, ठीक है।
अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे स्लोप दिया हुआ है। ठीक, स्लोप कितना दिया हुआ है, -6670 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सीधा इसको अलग लिख लीजिए, स्लोप -EA अपॉन 2.303 R, स्लोप दिया है -6670 केल्विन माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। क्लियर, उठा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, आंसर कहाँ में आएगा, जूल पर मोल में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आप चाहें तो उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था कि हमें स्लोप दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है उसने। बन जाएगा सभी से, वेरी गुड, बधाई हो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाह, बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना, बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन नज़र आ रहा है। इस न्यूमेरिकल को यदि मैं देखूं ध्यान से तो ये बोल रहा है अ रिएक्शन कैरिड आउट एट 500 केल्विन। ठीक है, अच्छी बात है, रिएक्शन कैरिड आउट एट 500 केल्विन। If same reaction carried out in presence of catalyst at same rate, the temperature required is 400 Kelvin. Calculate activation energy of reaction if catalyst lowers the activation energy by 20 kilojoule per mole. बहुत प्यारी बात है। ग्राफ मैंने आपको सिखाए, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो हमें पता पड़ा था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के साथ साथ वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ बोल रहा है कि इफ़ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 20 किलो जूल पर मोल, कन्फर्म हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है। और पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात हो रही है तो EA गिवन क्या गिवन है, EA माइनस EC इज इक्वल टू 20। ठीक, जो एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी थी, कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को कितना डिक्रीज कर देता है, 20 किलो जूल पर मोल डिक्रीज कर देता है। ठीक, तो EA माइनस EC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पे 20 आ गया, है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो पूरी इक्वेशन बना लीजिए आप, log K इज इक्वल टू log A, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। ठीक, और log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। ठीक, सेम रिएक्शन लिखा हुआ है वहाँ, साफ साफ लिखा हुआ है सेम रिएक्शन। तो सेम रिएक्शन है मीन्स K1 इज इक्वल टू K2। ठीक, तो K1 इज इक्वल टू K2 यदि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, तो क्या बनेगा, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, सॉरी, तो इसको EC कर दीजिए, है ना। एक नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है, दूसरी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, तो क्या करा जाए, K1 इज इक्वल टू K2, सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आएगा EA, ठीक, अपॉन 2.303 R T1 इज इक्वल टू EC अपॉन 2.303 R T2। क्लियर है बात। ठीक, EA अपॉन T1 फर्स्ट टेम्परेचर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है 500 केल्विन दिया हुआ है। ठीक, EC सेकेंड टेम्परेचर मुझे नज़र आ रहा है 400 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा EC इज इक्वल टू 4/5 ऑफ EA, बोलो हाँ। ठीक, आ गया EC इक्वल टू 4/5 ऑफ EA।
और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA कैलकुलेट करना है। तो EC की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दीजिए, ठीक, यहाँ से उठा करके EC की वैल्यू रख दीजिए। EC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, EA प्लस 20, बोलो हाँ, ठीक है ना, गड़बड़ बोल दिया सॉरी। EC इज इक्वल टू बन जाएगा EA माइनस 20, ठीक है ना, यही बनने वाला है। तो यहाँ पर EC की जगह उठा करके रख दीजिए क्या, EA माइनस 20, ये माइनस 20 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ EA। क्लियर, पूरा सॉल्व करके बताऊं क्या, या समझ गए बात को? ठीक, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे EA आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर, 100 किलो जूल पर मोल। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो थीम समझिए क्वेश्चन की, ये बोल रहा है कि कोई एक रिएक्शन नॉर्मली 500 केल्विन पर होती है, पर यदि आप कैटलिस्ट डाल दो तो वही रिएक्शन 400 केल्विन पे भी हो सकती है। और उसमें कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कितना डिक्रीज कर देता है, 20 किलो जूल पर मोल डिक्रीज कर देता है। अब 20 किलो जूल पर मोल डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब EA माइनस EC कितना है, 20 है। क्लियर, दो अलग अलग टेम्परेचर दिए, एक बार नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है तो EA ले लिया, दूसरी बात कैटलिस्ट के कारण है तो मैंने EC ले लिया। अगली बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर है, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, सीख लीजिए, बहुत अच्छी वैरायटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट the activation energy of a reaction is lowered by 2 kilocalorie. Calculate by how much the rate of reaction will increase. ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इस बात को समझिए पहले तो। ठीक, पढ़िए सब लोग, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। जी, तो in presence of catalyst the activation energy of a reaction lowered by 2 kilocalorie. Calculate by how much the rate of reaction will increase. मतलब सीधा सा है, यहाँ पे आपको सेकेंड रेट निकालनी है। ठीक, और फर्स्ट जो रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है ना, उसके साथ इसे कंपेयर करना है। कैसे होता है चलो मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात, कुछ नहीं रखा है, log K, ठीक, इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक, T तो कांस्टेंट है ही, यहाँ पर K1 ले लेता हूँ मैं, है ना, तो इसे यदि मैं K1 ले लेता हूँ तो log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 300। 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यदि कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, 2 किलो कैलोरी कितनी कैसी हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। यानी फिर वही बात आ गई, क्या बात आ गई कि EA माइनस EC इज इक्वल टू 2। EA माइनस EC इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू EA माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो बस इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आंसर प्राप्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। log K2 इज इक्वल टू log A माइनस, अब आप यहाँ करोगे क्या, EC अपॉन 2.303 R, और T तो सेम है, T कितना है इसमें, 300 ही है, और EC हमने कितना निकाल लिया, EC निकाल लिया EA माइनस 2, तो क्यों ना यहाँ EC की जगह मैं रख दूँ EA माइनस 2।
क्लियर है बात? ठीक, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें क्या? इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को यदि मैं माइनस कर लेता हूँ तो log k2 बाई k1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक, यहाँ पर क्या बचने वाला है? EA अपॉन ये 2.303 R 300 माइनस EA माइनस 2.303 R इंटू 300। बोलो हाँ, ठीक, यही बचने वाला है हम लोगों के पास। ठीक है ना, तो बस अब EA जो है ना, EA ये दिख रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये EA क्या हो गया यहाँ पर? कैंसिल हो गया। ठीक, हो जाएगा, EA कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, उठा करके log k2 बाई k1 आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या रहा है आंसर यदि हम ढूंढने की कोशिश करते हैं? ठीक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर इसका 28। ठीक, और फिर वही बात होनी ना, k2 निकालना है आप लोगों को, रेट कितने टाइम से इंक्रीज हो रही, तो 1/log करोगे और 1/log क्या बनेगा इसके अंदर? एंटी लॉग बनेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को 2 किलो कैलोरी डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? ठीक है, तो एंटी लॉग से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रही है आपकी कितनी? 28 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बहुत प्यारी वैरायटी है, समझ में आया? ठीक, वीडियो आप बैक करके पॉज करके एक एक बात को सुनेंगे, समझेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसके पहले वाला न्यूमेरिकल भी ऐसा ही था, वहाँ पे वो 20 किलो कैलोरी डिक्रीज कर रहा था, यहाँ वो कितना डिक्रीज कर रहा है? 2 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 2 रिएक्शंस ऑफ सेम ऑर्डर हैव इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ई सेम है, बट देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय 24.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 2 एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग दे दी हैं। और कैलकुलेट रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यानी यदि मैं इसे सीधा सॉल्व करूं, k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी, ये होता है। तो k1 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस E1 ले लेता हूँ, E1 बाय आर टी, और k2 इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस E2 बाय आर टी। समझ रहे हैं बात को? ठीक, और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय 24.9 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी E2 माइनस E1 दिया हुआ है। बहुत प्यारी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब E2 माइनस E1 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 24.9 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलो जूल पर मोल, है ना। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट मेजर करिए, यानी k2 बाई k1 हमें मेजर करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। क्यों ना इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया जाए, तो k2 बाई k1 इज इक्वल टू, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, k1 बाई k2 इज इक्वल टू, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला है कि, है ना, तो k1 बाई k2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर E1 बाय आर टी और ई टू दी पावर ये माइनस E2 बाय आर टी। ठीक, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ k1 बाई k2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? E2 माइनस E1 बाय आर टी। बोलो हाँ। ठीक, E2 माइनस E1 बाय आर टी, ये बन जाएगा। दिक्कत तो नहीं मैथ्स वालों को?
बस हो गया और क्या। E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर E2 माइनस E1 कितना दिया हुआ है 24.9 इंटू 10 पावर 3, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना 300। एनी डाउट, कोई समस्या है इसके अंदर? अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस E को कैसे हटाया जाए यहाँ से, ठीक, कुछ अकल लगा सकते हैं क्या E को कैसे हटाया जाए? तो रेगुलर क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, बोथ साइड लॉग ले लीजिए। यदि आप बोथ साइड लॉग लेते हैं तो लॉग K1 बाय K2 इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक, टू दी पावर 24.9 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 8.314 इंटू 300। क्लियर? और लॉग ई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक। तो यहाँ से फिर वापस से आप इसको कर देंगे एंटी लॉग के फॉर्म में और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा K1 बाय K2 का। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक। तो टफ क्वेश्चन है भाई, थोड़े से अकल लगानी पड़ेगी तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ऐसी 5 मार्क्स नहीं मिल जाने वाले हैं आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने दिया हुआ था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, इसलिए हमने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी स्मॉल e कैसा लिया हुआ है, दोनों क्वेश्चंस में सेम लिया हुआ है। क्लियर है बात, ठीक। नोट कर लीजिए, है ना। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर नीचे चलता रहता है, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए फिर से, ठीक है ना। डाउट हो तो ही करना, ठीक, नहीं तो हलो हाय करने लगो आप लोग, है ना। चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें बोर्ड पे, ठीक है ना। और मुझे बोर्ड पे नज़र नहीं आता है तो मैं पेपर में देख करके उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5% व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 301 केल्विन, ठीक है। मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट 5% इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर हो रहा है 300 से 301 केल्विन। वेयर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज ओनली बाय 2%। मर गए। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से बीच में आ गया भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से बीच में आ गया, है ना। और वो कितना इंक्रीज हो रहा है 2%। और साथ में बोलता है मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड कैलकुलेट करो। अब आई बात समझ में, क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में इसने दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मुझे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए क्या करने को बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ठीक। जानकारी के लिए बता दूं आपको कि आप अर्हेनियस इक्वेशन लगा करके जो एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट अर्हेनियस इक्वेशन को लगा के जो आप एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व किया करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए होती है। और पिछले वीडियोस में जाइए, जब मैं अर्हेनियस इक्वेशन चालू कर रहा था, कोलिजन थ्योरी बताई थी, उसके पहले मैंने ढेर सारे ग्राफ आपको बताए थे और उन ग्राफ में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाले ग्राफ में डेल एच बताया था, डेल एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, और डेल एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड यदि आप करते हैं और डेल एच नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, और डेल एच पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक। तो यदि हम उस रिलेशन का यूज़ करेंगे, लिंक सोचिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक। मुझे उन्होंने कहा कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करो। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, तो जो नॉर्मल अर्हेनियस इक्वेशन है उससे जो मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालता हूँ वो फॉरवर्ड की होती है। समझ गए बात को, ठीक। इतने दिन से जो आप पढ़ रहे हैं वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। अब बैकवर्ड की कैसे निकालें, तो अभी तो बोला एक फार्मूला हम ग्राफ में पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, डेल एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। यानी यदि मुझे डेल एच पता पड़ जाए, फॉरवर्ड में निकाल ही रहा हूं, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, बैकवर्ड कैलकुलेट कर सकता हूं।
कैसे करेंगे मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज बाय 5%। टेम्परेचर T1 है 300 और T2 है 310 और रेट कांस्टेंट यानी K2 जो है वो कितना इंक्रीज हो गया है, 5% इंक्रीज हो गया है। यानी जो पुराना रेट कांस्टेंट था K1 उससे 5% और इंक्रीज हो गया है। समझ गए बात को? ठीक, यानी K2 इज इक्वल टू K1 प्लस 5/100 यहाँ पर हो जाएगा। जितना आपको दिया हुआ था उससे कितना इंक्रीज हुआ है, वो 5% इंक्रीज हुआ है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक, तो K1 तो था ही, ठीक है ना। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि दोनों रेट कांस्टेंट इक्वल है, K2 इक्वल टू K1, लेकिन K2 जो है वो K1 के कंपेयर में 5% इंक्रीज हो गया है। तो 5% इंक्रीज यदि आपको शो करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5% इंक्रीज कर देंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करना पड़ेगा तो K2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है 1.05 ऑफ K1। ठीक है ना, K2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 1.05 ऑफ K1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। जबरन डर रहे थे आप लोग। log K2 बाय K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक, तो log K2 है 1.05 ऑफ K1, ये K1 EA कैलकुलेट करना है 2.303, 8.314, एक टेम्परेचर है 310, ठीक, और दूसरा है 300। ये उठा करके वैल्यूज पुट कर दीजिए। बार बार कह रहा हूँ, इस रिलेशन से जो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करा करते हैं वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक, तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है ना। अब क्या करना है, मुझे बैकवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। ठीक, पढ़ाई किया करें। पढ़ाई जब आप करते हैं, ठीक, तो आपको मेरे नोट्स में ऐसा एक ग्राफ नज़र आता है, ये ऐसा एक ग्राफ नज़र आता है आपको मेरे नोट्स में। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये मैंने लिखा हुआ है EAF, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है EAB, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक, और डेल H क्या था, डेल H का फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था, डेल H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी तो मुझे मिल चुकी है। ठीक, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी मुझे मिल चुकी है। यदि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और मिल जाए, ठीक, तो मज़ा आ जाए, है ना। तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल H। डेल H कैसे आएगा, तो देखो ना क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, वेयर एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज बाय 2%, रेट कांस्टेंट 5% इंक्रीज हुआ था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना इंक्रीज हुआ है, 2%। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी हम कैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड दूसरा बना रहे, K2 इज इक्वल टू K1 प्लस 2/100 ऑफ K1, 2% इंक्रीज हुआ ना, तो 2/100 ऑफ K1, तो K2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.02 ऑफ K1। कोई डाउट किसी को? ठीक, अब डेल H कैसे निकालेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। तो 11th क्लास के नोट्स पर आप लोग पहुंच जाइए। जब 11th क्लास के नोट्स पर आप लोग पहुंचेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, ये रेट कांस्टेंट के फॉर्म में थी आर्हेनियस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, उसे कहा जाता है वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। क्या कहेंगे, वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। और वॉन्ट हॉफ इक्वेशन होती है log K2 बाय K1 इज इक्वल टू
डेल एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। और इक्वेशन देखते से मज़ा आ चुका है। ऐसे कैसे मज़ा आ गया है? अरे भाई अब तो कर लो, K2 रख दो, K1 रख दो, ठीक। डेल एच यहाँ से उठा के कैलकुलेट कर लो और अब उस डेल एच को उठा के इस फार्मूले के अंदर रख दो, ठीक। फॉरवर्ड की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, है ना, ठीक। डेल एच आ चुका है, रख दीजिए उठा के, तो क्या मिल जाएगा आपको? बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। कुछ गुस्सा दिमाग में कि ऐसे ही चल रहा हवा में सब कुछ, ठीक। बहुत प्यारी वैरायटी, ज़बरदस्त क्वेश्चन। कर लेंगे? करना ही पड़ेगा, कर लेंगे, क्या होता है, करिए, ठीक है ना। सीखिए वैरायटी को। तो कुछ बहुत ही शानदार मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन ये लास्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हो रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है आपको रेट कांस्टेंट 500 और 700 केल्विन पर अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर मेजर करना है। मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए ये क्वेश्चन, फिर भी बताऊंगा। फर्स्ट टेम्परेचर आप लोग देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मुझे बोर्ड पे दिखता नहीं है, थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष है मुझे, ठीक। 0.02 0.07 मान लेता हूँ, है ना। तो T1 500 केल्विन, उस पे K1 0.02, T2 700 केल्विन, उस पे K2 0.07 सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। और क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है मुझसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी और साथ में फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ना। कई लोग तो मुस्कुरा दिए होंगे कि आहा, है ना, ऐसे कैसे आहा, अरे ऐसे आहा। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक। बस सारी की सारी वैल्यू उठा करके रख दीजिए, ये आ गया आपका। अरे अब तो सीख गए ना, कितने करवा दिए, वही के वही क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है ना। अब A कैसे निकालोगे? A, तो A निकालने के लिए बचपन से हम एक फार्मूला देखते आ रहे हैं, log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। क्या करें, यहाँ तो 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं, 2 रेट कांस्टेंट, तो देने दो ना। आप कोई सा भी एक टेम्परेचर और उसका रेट कांस्टेंट रख दीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक। मान लीजिए मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस वाली वैल्यू को यदि पुट कर देता हूँ तो log ऑफ 0.02 log A माइनस EA, यहाँ से सॉल्व करने पे आ चुका है मेरा EA अपॉन, ठीक, क्या 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500। क्लियर है बात, ठीक। EA कहाँ से आया है हम लोगों का? EA जो है फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके EA मिल चुका था, उस EA को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, आंसर की प्राप्ति होगी। एनी डाउट, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वैराइटीज़ मैंने आपको बताई हैं आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लीजिए उठा के कोई सी भी बुक, ठीक। सारे क्वेश्चंस आर्हेनियस इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।